तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो है 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर में अब जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर 3rd जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद की अपन बात कर रहे थे बेटा। तो देखो अपन इसमें बात कर रहे थे पेज नंबर 84 पर अपन देख रहे थे कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है मतलब ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश को ही जो है भारतीय वन सेना का पहला जो है वो बनाया गया था महानिदेशक। उसके बाद उन्होंने 1864 में भारतीय वन सेना की स्थापना की थी और 1865 में भारतीय वन अधिनियम जो है वो लागू किया था, जिसमें 1878 में एक संशोधन किया था उस अधिनियम में। और उसमें ये संशोधन किया गया था कि वनों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग आपको मैंने बता दिए थे, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। जो आरक्षित थे वो बहुत अच्छे प्रकार के वन होते थे, उन पर ग्रामीणों का कोई अधिकार जो है वो नहीं होता था। लेकिन जो सुरक्षित और जो ग्रामीण वन जो होते थे उन पर जो है ग्रामीणों का क्या होता था, अधिकार जो है वो होता था। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि लोगों का जीवन जो है इन सब चीज़ों से किस तरह से जो प्रभावित हो रहा था वो देखेंगे। तो देखो, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। मतलब वन्य अच्छा जंगल जो है वो किस तरह से होना चाहिए था, इसके लिए जो वनपाल थे और जो ग्रामीण लोग थे उनके विचार कुछ अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की आपूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि उन्हें जो ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वनों में विभिन्न प्रजातियों का मेल, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जो जंगल है उनमें एक ही प्रजाति के पेड़ पाए जाए। वो ये चाहते थे कि अलग अलग प्रजातियों की जो है उनमें क्या पाए जाए, पेड़ पाए जाए। ऐसा कौन सोचते थे? ग्रामीण। क्यों? क्योंकि उन्हें ईंधन की भी आवश्यकता होती थी, उन्हें चारे की भी आवश्यकता होती थी, उन्हें पत्तों की भी आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो क्या चाह रहे थे कि अलग अलग प्रजातियों के वहाँ पे वन जो है वो होने चाहिए। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ठीक है, ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। लेकिन जो वन विभाग था, ठीक है, वन विभाग क्या देख रहा था कि जहाज और रेलवे के लिए स्लीपर बनाने की उनकी तो प्लानिंग थी। वो क्या चाहते थे कि जहाजों के लिए लकड़ी चाहिए, दूसरी रेलवे जो लाइंस बनाई गई हैं उनके लिए क्या चाहिए, स्लीपर चाहिए। तो दोनों के लिए उन्हें मजबूत, लंबी और सीधी लकड़ी की जो है आवश्यकता थी। ये समझ में आई? जो कि ग्रामीणों के लिए ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारे पत्तों की आवश्यकता थी, इसलिए वो तो विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। लेकिन वन विभाग वाले क्या चाहते थे कि ऐसी लकड़ियों वाले पेड़ होने चाहिए जिनसे जहाजों के लिए क्या जहाज बनाए जा सके और रेलवे लाइनों के लिए स्लीपर जो है वो बनाए जा सके। अब देखो, वन्य इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। वन्य जो इलाके थे उनमें जो लोग थे वो कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए क्या करते थे, उपयोग करते थे। उनका फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। फल और जो कंद मूल आहार थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अत्यंत पोषक खाद्य थे, विशेषकर मॉनसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो। मानसून आ गया, फसल कट नहीं पाई और घर नहीं आई। अब लोग अपना जो पेट था वो किस तरह से भरे? तो पेट भरने के लिए वो वनों का सहारा लेते थे और वनों में फल, कंद मूल जो भी उनको मिलता था वो खाते थे और उन्हीं से अपना जो है जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, तो देखो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था और वनों से जड़ी बूटियां जो मिलती थी, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का ही जो है इस्तेमाल लोग जो है वो करते थे। इस तरह से देखो, लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता था और जो मजबूत लकड़ियां होती थी उनके हल बनाते थे वो। ठीक है, खेती करते थे तो खेती के लिए हल की आवश्यकता थी और हल किससे बनता, मजबूत लकड़ी से बनता था। ठीक है, इसी वजह से तो वो क्या चाहते थे कि एक प्रजाति के पेड़ ना होकर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ बने रहे जंगलों में, ताकि उनकी जो सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी क्या हो सके, पूर्ति जो है वो हो सके। अब देखो, बांस से बेहतरीन
बाड़े बनाई जा सकती थी, जिनका उपयोग छतरी व टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। बड़े बांस से बाड़े बनाई जाती थी, ठीक है, और उनका प्रयोग छतरी बनाने में और टोकरियां बनाने में जो है किया जाता था, बांस का प्रयोग। अब इसके अलावा देखो, सूखे व कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। सूखे और कुम्हड़े के खोल का प्रयोग, जो सूखे पेड़ होते थे उनके जो निकल जाते थे, तो उनका जो प्रयोग था वो उनमें पानी डालते थे, ठीक है, और उस पानी को अपने साथ में ले जाते थे, ठीक है, और बोतल में जैसे अपन बोतल का ढक्कन खोला पानी पिया, उसी तरीके से वो क्या करते थे, उसको कुम्हड़े को साथ में रखते थे और उसमें पानी पी लेते थे। तो पानी की बोतल के रूप में सूखे हुए कुम्हड़े का क्या करते थे, उपयोग करते थे। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। जो वन्य जो प्रजातियां थी उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं थी। किस तरह से थी कि जो पत्ते होते थे उनको जोड़ो, उनमें खाओ, ठीक है, और उनको क्या कर दो, फेंक दो, ठीक है। तो देखो, पत्तल और दोने बनाए जाते थे। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। सियादी की जो लताएं होती थी, ठीक है, उनसे क्या बनाई जाती थी, रस्सी बनाई जाती थी। सेमूर, जो कि सूती रेशम होता था, कि कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। सेमूर जो होता था उसकी छाल कैसी होती थी, कांटेदार होती थी, और उससे वो क्या कर लेते थे, सब्जियां छील लेते थे। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। महुए का जो पेड़ होता था उससे खाना पकाने और रोशनी के लिए क्या निकाला जाता था, तेल निकाला जाता था, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब देखो इसमें चित्र 13 में सूखे हुए तेंदुपत्ते, उस तेंदुपत्ते की क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है बेटा। अब देखो, जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। तेंदू पत्ते की जो बिक्री हो रही है वो भी आय का क्या बन गया था, एक साधन बने हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 500 पत्ते होते हैं। एक बंडल में कितने पत्ते होते हैं, 500 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने बंडल इकट्ठा कर सकता है, 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते थे। अब देखो, वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की क्या बढ़ गई थी, अब मुश्किलें जो थी वो बढ़ गई थी। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी। क्योंकि कानून लागू कर दिया था, अधिनियम लागू कर दिया था कि जो आरक्षित वन है उनमें ग्रामीणों को घुसने तक नहीं दिया जाता था, जाने तक नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, 66 में जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत आरक्षित वन का उपयोग सिर्फ वन विभाग के द्वारा किया जाएगा, ग्रामीणों के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो जो कोई भी यदि जो उन आरक्षित वनों में कोई प्रवेश करेगा या उनसे कोई ईंधन जुटाने की या कंदमूल आहार लेने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, उसको सजा का जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, गैरकानूनी साबित किया गया। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते तो उनसे घूस ऐंठते थे। अब देखो, अब उनके पास क्या कोई चारा नहीं बचा था, जंगलों से क्या चुराते थे, बस लकड़ियां चुराते थे, ठीक है। और यदि पकड़े जाते और वन रक्षक उनके ऊपर दया कर देते, दया होते, उनसे घूस ऐंठते थे। वन रक्षक जो होते थे, वन विभाग के द्वारा लगाए हुए वन रक्षक जो होते थे, वो उनसे क्या लेते थे, रिश्वत लेते थे, ठीक है, और फिर उनको जो है वो छोड़ते थे। मतलब सजा नहीं मिलती थी, सजा क्या थी उनकी, उनसे रिश्वत ले लेते थे और उनको छोड़ देते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। जो औरतें जलावनी लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, ठीक है, खाना पकाने के लिए, तो वो औरतें विशेष तौर से क्या रहने लगी, परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके
लोगों को क्या करते थे, परेशान करते थे। पुलिस और जंगल के चौकीदारों की ये क्या हो गई थी, एक सामान्य सी बात जो है वो हो गई थी। अब देखो वनों के नियमन से खेती किस तरह से जो है प्रभावित हुई, वो अपन जो है देखते हैं। देखो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई दिया। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो कौन सी खेती पर, झूम खेती या घुमंतु खेती, मतलब एक जगह खेती कर ली फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, इस तरह की जो खेती थी झूमिंग खेती, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिला। इसमें देखो क्या हुआ, एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका था। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में ये खेती का किस तरह का तरीका था, एक परंपरागत तरीका था। मतलब अपन देखें कि एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में खेती का परंपरागत तरीका कौन सा था, झूम या घूमिंग कृषि, या घुमंतु घुमंतु कृषि। ठीक है, कैसी कृषि, झूम या घुमंतु जो कृषि थी, ठीक है बेटा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में खेती का परंपरागत तरीका कैसा था, झूम या घुमंतु कृषि प्रकार की जो है खेती होती थी, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिला। इसमें कई स्थानीय नाम जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में लादिंग, ये भी आप करना, इसके कई स्थानीय नाम हैं, झूमिंग या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार अपन, झूमिंग कृषि के अन्य नाम। ये आपको ध्यान में रखने की चीज है बेटा, कृषि के अन्य नाम। पहला देखो झूमिंग कृषि के अन्य नाम में, दक्षिण पूर्वी एशिया में लादिंग, एशिया में लादिंग, लादिंग कृषि। मध्य अमेरिका में मिल्पा, मिल्पा। अफ्रीका में चितमैन, चितमैन। इसके अलावा तावी व श्रीलंका में, श्रीलंका में इस खेती को क्या कहा जाता है, चेना। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद, खुमरी, ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। हिंदुस्तान में इस कृषि के, हिंदुस्तान में बहुत सारे के नाम हैं, स्थानीय नाम। हिंदुस्तान में या भारत की अपन बात करें तो इसमें जो हैं अन्य इसके जो नाम दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, वो देखो धया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्थानीय नाम कौन कौन से हैं, धया, पेंदा, बेवर, धया, पेंदा, बेवर, नेवड़,
झूम, पोडू, खंदाद, खंदाद, कुमरी। ठीक है बेटा। हिंदुस्तान में धया, पेंदा, वेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदाद, कुमरी, ये जो है अन्य स्थानीय नाम है। हिंदुस्तान में इनको कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में खेती का जो सबसे ज़्यादा परंपरागत जो तरीका था वो झूम या घुमंतू कृषि है। ठीक है। इस झूमिंग कृषि के भी बहुत सारे अन्य देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको लादिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में इसको जो है मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अफ्रीका में इसको चितमैन के नाम से जाना जाता है। तावी व श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में इस कृषि को बहुत सारे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदाद, कुमरी, इस तरह की जो है ये खेती के नाम है। कौन सी खेती के? झूम या घुमंतू कृषि के नाम है ये। ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। एक बार फिर से आप देख लीजिए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में खेती के परंपरागत जो तरीका था, अभी बहुत सारे के तरीके हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में जो खेती किस तरह से, कौन सी तरीके से खेती की जाती थी, झूम या घुमंतू कृषि की जाती थी। ठीक है। इसी खेती को विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको लादिंग कृषि कहा गया है। झूम कृषि का ही नाम क्या है? लादिंग कृषि है। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना गया। अफ्रीका में इसको चितमैन के नाम से जाना गया। तावी व श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना गया। जबकि हिंदुस्तान में स्थानीय स्तरों पर भी इस खेती को अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंदू, खंदाद, कुमरी, इस तरह के नामों से जो है इसको जाना गया है। ठीक है बेटा। अब देखो इसके में, देखो घुमंतू कृषि। हाँ, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। अब देखो जो घुमंतू कृषि होती थी, घुमंतू कृषि की अपन बात कर ले कि घुमंतू कृषि किस प्रकार से जो है वो होती थी। तो देखो इसमें तो देखो बेटा इसमें घुमंतू कृषि। अब घुमंतू कृषि या झूम कृषि, झूम या घुमंतू कृषि। ठीक है। झूम या घुमंतू कृषि के लिए देखो क्या होता था, क्या किया जाता था इसमें, जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता था। कैसे होती थी ये कृषि? जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता। ठीक है। जंगलों को जलाया जाता था। ये इसकी प्रोसेस थी पूरी। जंगलों को जलाया जाता, बारी बारी से काटा जाता था। जैसे एक क्षेत्र को काट लिया, फिर ठीक है दूसरे क्षेत्र को नहीं काटा, तो जिस क्षेत्र को काटा उसको अगली बार नहीं काटेंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखो इसमें फिर क्या हुआ था कि मानसून
कि पहली जो बरसात होती थी, ठीक है, पहली बारिश के साथ बीज बोते, ठीक है, पहली बरसात के साथ में क्या बोते, बीज बोते। फिर इसके बाद में नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में फसल क्या कर ली जाती थी, अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती थी। ये किस तरह की कृषि होती थी, झूम या घुमंतु कृषि होती थी कि जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता था, जंगलों को जलाया जाता था, ठीक है, मानसून की पहली बारिश के साथ ही उनमें बीज बो दिए जाते थे। अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाती थी, फसल जो है वो काट ली जाती थी। इस तरह से झूम या घुमंतु कृषि होती थी। इसके बाद में देखो, इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि जिस जगह पर एक दो बार खेती कर ली जाती थी, ठीक है, उसके बाद में उन्हें 12 से 18 साल के लिए क्या छोड़ दिया जाता था, प्रति पटक दिया जाता था, यूं ही छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरी जगह खेती की जाती थी, ठीक है। तो देखो, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए, जिस कारण वहां पे फिर से क्या हो जाए, जंगल जो है पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, ठीक है, ये जो थे घुमंतु कृषि में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, वो देखो, मिश्रित फसलें उगाई जाती थी। मिश्रित फसलें समझते हो, एक साथ दो चार फसलें उगाना है, 5-7 फसलें जो है एक साथ उगाई जाती थी। तो देखो, इसमें जैसे भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका में अन्य भागों में मक्का व फलियां बोई जाती थी। भारत और अफ्रीका में क्या बोया जाता था, इन जंगलों में जो कृषि होती थी, भारत में कौन सी फसल बोई जाती थी, ज्वार और बाजरा जो है ये बोया जाता था। अब देखो, आप चित्र 15 देख रहे होंगे। टोंगियो खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। टोंगियो खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में ब्रह्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे की छोड़ वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे और औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, इसके बाद में यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। अब ये जो झूम या जो घुमंतु कृषि थी, ठीक है, इस तरह से की जाती थी, तो यूरोपीय जो वन रक्षक थे वो इस तरीके को गलत मानते थे। उनकी नज़र में क्या था कि इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जंगलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, तो ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सके। जहाँ पे कुछ एक सालों में खेती की जा रही है, तो वहाँ पे ऐसे पेड़ नहीं उगाए जा सकते हैं जो रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाए, ठीक है। मतलब इनका ये मानना था कि वहाँ पे ऐसे पेड़ हम नहीं उगा सकते जहाँ पे मतलब जो है खेती की जा रही है, तो उन खेतों में हम ऐसे पेड़ नहीं उगा सकते जो रेलवे के लिए मजबूत लकड़ी जो है अपने को प्रदान कर सके। अब देखो, जा सकते थे। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। अब देखो, साथ में जब जंगलों को जलाया जाता था, ठीक है, अभी आपको बताया कि जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से जलाया जाता था, काटा जाता था, उनको जलाया जाता था। तो जब उनको जलाया जाता था, ठीक है, तो उस समय जो मतलब और भी जो महत्वपूर्ण पेड़ थे या
जो बेशकीमती पेड़ थे, ठीक है, उनकी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का भी क्या बना रहता था, खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। अब घुमंतू खेती का एक नुकसान और क्या हो रहा था, घुमंतू खेती के अगर अपन नुकसानों की बात करें तो इससे होने वाला जो पहला नुकसान था वो ये था कि रेलवे के लिए जो है पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा था, रेलवे के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा था। दूसरे अपन नुकसान की बात करें तो इनको जलाने पर जो बेशकीमती पेड़ थे वो भी चपेट में आ जाते थे, ठीक है। तीसरी चीज की अपन बात करें कि सरकार के लिए जो है लगान का जो लेखा जोखा था वो नहीं रखा जो लेखा जोखे का जो हिसाब था, हिसाब किताब जो भी था वो रखना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने घुमंतू कृषि पर रोक लगाने का क्या किया, फैसला किया। तीन जो कारण या समस्याएं थी वो सामने आपके आ गई है। पहली समस्या क्या थी कि जो रेलवे के लिए मजबूत और सीधी लकड़ी वाले जो पेड़ थे वो उगाए जाने क्या हो रहे थे, वहां पे मुश्किल हो रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि जो बेशकीमती पेड़ थे, जब जंगलों को जलाया जाता था तो जो बेशकीमती पेड़ थे वो भी क्या आ जाते थे, इनकी आग के लपटों की चपेट में आ जाते थे, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि सरकार के लिए जो लगान थी उसे उसका लगान का जो हिसाब किताब था वो रखना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने घुमंतू कृषि पर रोक लगाने का क्या किया, फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। इस वजह से फिर क्या हुआ कि जो जंगलों में रहने वाले जो समुदाय थे उन्हें जंगलों से, अपने घरों से क्या कर दिया, जबरदस्ती से जो है बाहर निकाल दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। कुछ ने तो अपना पेशा ही बदल लिया, पेशा का मतलब अपना जो जीवन व्यापन का जो तरीका था वो ही बदल लिया, और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए इन सब चीज़ों का क्या किया, प्रतिरोध जो है किया। अब देखो शिकार की आज़ादी किसे थी, तो यहाँ पर जब इन ग्रामीणों पर रोक लगाई जा रही थी तो अब यहाँ पर शिकार की आज़ादी किसे दी जा रही थी, वो चीज़ जो है बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि झूम या घुमंतू कृषि जो है वो किस तरह से होती थी, और इससे होने वाले सरकार को जो इससे हो रहा था नुकसान वो भी आपको बता दिया कि सरकार को 3 तरह का जो नुकसान हो रहा था वो चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। या फिर आपसे ये पूछ ले कि सरकार ने घुमंतू कृषि पर जो है रोक क्यों लगा दी, इसके क्या प्रमुख कारण थे, तो आप इसकी जो 3 समस्याएं थी वो तीनों समस्याएं जो है यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपन ये देखेंगे कि जंगलों में शिकार करने के लिए आज़ाद कौन था, ठीक है, किसे परमिशन मिली हुई थी। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।